का टेस्ट है कि जो चीज है, आप देखो टेस्टिंग क्या चाह रहे हो, वो बात है। ऐसे भंड मारोगे तो बाबू हट जाएगी फिर। चलें जी, ये मैंने 2 अटैम्प्ट पहले सवाल करवाया था ICW का। अगली अटैम्प्ट में 8 to 9 मार्क्स का पेपर में आ गया था, तो आपको तो करा दूँ कि अब तो आ चुका ही है, पर हम नए करेंगे इससे ज़्यादा जो कि आ सकते हैं। हमें पता है ना कहाँ से उठाता है सवाल वो। जैसे आपने कैम देखे होंगे, अब अपने पास पेपर देखें कुछ भी नहीं है, आपको अपने वाले आसान लगते होंगे, हो जाते होंगे। उसमें सिंपल मासूमाना सवाल करता है कि ये बता दो कि ऑडिट ओपिनियन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, रिपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। उस दुनिया से बाहर नहीं निकला अभी। खैर, इस पे प्रोसीजर नहीं भाई, ऐसा नहीं है। चलिए जी, मैं ये माइक म्यूट कर रहा हूँ, सुकून से लिखें मुझे। तो साद इकबाल लिखते हैं हमारे मित्र, वी शुड कास्ट बैंक रिकन्सिलिएशन टू चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी, एग्री बैलेंस एज पर कैश बुक। अच्छा, तुमने आगे पीछे लिख दिया साथ, ये जो एग्री बैलेंस एज पर कैश बुक विद द ओरिजिनल कैश बुक एंड द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट विद द बैंक स्टेटमेंट, ये पहले आना चाहिए भाई। आपने इसमें क्या पूरे कैश एंड बैंक के प्रोसीजर लिखने हैं या सिर्फ बैंक रिकन्सिलिएशन के? क्योंकि उसने बोला है, तो मैंने आपको जब ये लेक्चर दिया था तो स्पेसिफिकली सिखाया भी अलग से था कि बैंक रिकन्सिलिएशन पे ये काम होगा। तो साथ आपने आगे पीछे कर दिया, क्लियर है? अच्छा भाई, अब खिजर कह रहे हैं ऑब्टेन द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये कहाँ चला गया भाई, सब जज्बाती ऐसे हो गए। ओहो, ऑब्टेन, अच्छा पहले हमजा का रीड कर लेते हैं। ऑब्टेन लिस्ट ऑफ सप्लायर्स टू हुम चेक्स आर इशूड। वो भाई किधर मेरी जान, सप्लायर कहाँ से आ गया? सप्लायर का कोई जिक्र नहीं होगा यहाँ पर। वाई आई विल ऑब्टेन लिस्ट ऑफ सप्लायर्स, क्या ये पेबल को वेरीफाई कर रहा हूँ? नहीं, गलत जानी। खिजर कहते हैं ऑब्टेन बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एंड चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द स्टेटमेंट। चलो गुड, मैथमेटिकल एक्यूरेसी आपने चेक की, ओवरऑल बैंक रिकॉर्ड की, सही है जी। मैच द बैलेंस एज पर कैश बुक फिगर इन द बैंक स्टेटमेंट विद द रिकन्सिलिएशन विद द लेजर। बैलेंस एज पर कैश बुक फिगर इन द बैंक रिकन्सिलिएशन विद द लेजर। ऑल्सो मैच दी, ऑल्सो मैच नहीं पे अलग अलग लिखो, दूसरा पॉइंट बनाओ, ऑल्सो का वर्ड हटा दोगे। मैच द बैलेंस एज पर बैंक फिगर विद द बैंक स्टेटमेंट। सही किया इसने, पहले इसने प्लस माइनस चेक कर लिया, सही है जी। और या तो उसको यूं भी कर सकते हैं आप कि आप सबसे पहले बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर लेजर, और फिर मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लें प्लस माइनस करके। ऐसा नहीं है वही आउट हो, क्योंकि बाद का क्लाइंट बेवकूफ़ बनाने के लिए प्लस माइनस गलत दिखा रहा होता है, ऐसा लगता है आपको कि वो टैली है, जबकि वो टैली नहीं होता। खैर, आपने कहा इसके बाद फॉर अनक्लियर चेक, check whether the checks have been subsequently credited in the bank account. Very good. For unpresented check, check whether these checks have been subsequently debited in the bank account. पर again आपने ये भी लिखना होगा कि आपने subsequent बैंक स्टेटमेंट लेनी है। नहीं, यही बात समझ आ गई ना? subsequent बैंक स्टेटमेंट से ये ट्रेस होगी, सही है, गुड। जैनब कह रही है कन्फर्म ऑल बैंक बैलेंसेस बाय सेंडिंग कंफर्मेशन डायरेक्टली। यहाँ पे आई थिंक कि ये वाली कहानी नहीं है, आप बैंक रिकन्सिलिएशन पे काम कर रहे हैं, तो आई बिलीव कि यहाँ पे कंफर्मेशन अगर ना भेजने का भी लिखें तो बात कोई बुरी नहीं है, क्योंकि आप बैंक रिकन्सिलिएशन पे काम कर रहे हैं, सही है, तो बैंक स्टेटमेंट से काम चल सकता है। अच्छा भाई, कंपेयर द टोटल बैंक बैलेंस एंड लेजर विद द बैंक स्टेटमेंट एंड कंफर्मेशन चेक बैलेंस फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट। रॉन्ग, वेरी रॉन्ग जैनब। Here we are not testing entire cash and bank. Here we have to perform work on only bank reconciliation. आपको वैल्यूएशन असर्शन को वेरीफाई करना है। वैल्यूएशन असर्शन का मतलब ये है कि कुछ पेमेंट्स आप कर चुके होंगे, बैंक से नहीं हुई, तो आपको उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, उसकी वैल्यूएशन को चेक करने के लिए सब्सिक्वेंट पेमेंट्स को जो क्लियर होते हुए देखना पड़ेगा, ताकि आपको ये श्योरिटी इत्मीनान हो जाए कि यार यहाँ पे हमने सही उसको कैश से निकाला था या बैंक से निकाला था। खाली टाइमिंग डिफरेंस की वजह से निकल कब रही है बाद में, ऐसा तो नहीं है कि कमी पेशी हो गई हो कैश एंड बैंक में। तो ये वैल्यूएशन असर्शन को वेरीफाई कर रहे हूँ, सही है जैनब। अच्छा भाई, तो तकवा है, वो कह रहे हैं भाई ऑडिटर शुड कास्ट अ बैंक रिकन्सिलिएशन टू इंश्योर मैथमेटिकल एक्यूरेसी। ओके, ऑडिटर शुड एग्री बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट विद एंड बैलेंस एज पर कंफर्मेशन। चलो ये भी सही है। बैलेंस एज पर कैश बुक विद कैश बुक,
check reconciling item in the bank reconciliation statement with supporting documents and ensure their clearance in subsequent month and inquire about any delays for untraced items. अच्छा जी, आपने कहा गया, अच्छा जी, फॉर अनट्रेस्ड आइटम चेक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, ये भी बिल्कुल सही कहा कि अगर, ये बड़ी अच्छी बात लिखी है उन्होंने कि अगर कोई अनट्रेस्ड आइटम है जो सब्सिक्वेंटली क्लियर नहीं हुए तो फिर आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देख लेना है, ऐसा ही है ना। पर अगेन अगर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देखेंगे तो वो तो पेबल की क्रिएशन होती है ना, या तो आप बोलेंगे आप चेक की कॉपीज दिखाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात कंपनीज की पॉलिसी होती है कि जो चेक इशू कर रही होती है उसकी कॉपी करके अपनी फाइल में लगा लेते हैं कि ये चेक इस बंदे को इशू हो चुका है। हम बोलते हैं रिसीविंग दिखाओ, क्योंकि मैं तुम्हें ईवाई का भी प्रोसेस बताऊँ, हमारे यहाँ कभी किसी क्लाइंट का चेक आता है ना तो वो बोलता है रिसीविंग दो। मुझे भी बोलता है यार आपको मतलब 3 मिलियन का चेक रिसीव हुआ तो रिसीविंग दे के आपको रिसीव हो चुका है। बाद में ये नहीं कहना कि पैसा नहीं दे के गया, ऑल्दो क्रॉस चेक होता है, बट ये है ना वो तो बोलेगा हमारी बल्ली तो सेटल हो गई ना, तो उसके पास क्या होती है रिसीविंग। तो दिस रिसीविंग विल टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूट अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कि चेक सामने वाले को डिलीवर हो चुका है। चलें जी, ऑर्डर शेल परफॉर्म फॉलोइंग प्रोसीजर। अच्छा देखो, कभी भी ये नहीं लिखना ऑर्डर शेल परफॉर्म फॉलोइंग प्रोसीजर, भाई प्रोसीजर है वो लिख दो, सही है जी। अच्छा भाई, कंफर्म द बैंक बैलेंस बाय सेंडिंग डायरेक्ट कंफर्मेशन, चलो ये भी सही है। कंफर्म टोटल अमाउंट ऑफ बैलेंस अपीयरिंग इन लेजर थ्रू द बैंक स्टेटमेंट, है वेरी रॉन्ग अहमद। इन्होंने लिखा है कि कंपेयर टोटल अमाउंट ऑफ बैलेंस अपीयरिंग इन लेजर थ्रू बैंक स्टेटमेंट और बैंक कंफर्मेशन। लेजर का बैलेंस मैं कंफर्मेशन से कैसे वेरीफाई कर सकता हूँ, बैंक का बैलेंस कंफर्मेशन से वेरीफाई करता हूँ, दोनों में डिफरेंस होता है जानी। फॉर डिफरेंस बिटवीन बैलेंस अपीयरिंग इन लेजर एंड बैलेंस, तो जानी तुमने तो आधा अधूरा लिख दिया, तुमने बोला बाकी खुद कर लेना उस्ताद। ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ बैंक अकाउंट्स फ्रॉम द क्लाइंट, लिस्ट ऑफ बैंक अकाउंट फ्रॉम द क्लाइंट अलिजवा। ऑब्टेन बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम द बैंक by sending a letter. Obtain bank statement from the bank. Why do I obtain bank statement from the bank? I will obtain confirmation from the bank, and वो अमाउंट लिख के दे देता है। पर यहाँ पे ये रेलिवेंट प्रोसीजर नहीं है। अलिजवा, आपने भी यही गलती की कि आपने सोचा कि हम ये जो काम कर रहे हैं ये पूरे कैश एंड बैंक पे कर रहे हैं, पर अगेन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन पे स्पेसिफिकली क्या काम करोगे। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल भी देता हूँ। हमारे पास एक बच्चा कैश एंड बैंक पे काम कर रहा था, वो कन्फर्मेशन भेज चुका था, बहुत सुकून से समझना मेरी बात। उसने लिस्ट ऑफ बैंक अकाउंट भी ले लिए थे, क्या किया था, लिस्ट ऑफ बैंक अकाउंट। उसने मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करके कैश एंड बैंक का काउंट करके, कैश का काउंट होता है ना फिजिकल काउंट, वो काउंट करके सब कर चुका था, कंफर्मेशन भी भेज चुका था। अब 150 बैंक अकाउंट था, अब 150 बैंक अकाउंट में आपके बैलेंस में और बैंक के बैलेंस में फर्क आ रहा था। तो उसके लिए हमने क्या ऑब्टेन की होगी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो हमने एक नए बच्चे को लगा दिया, जब नए बच्चे को लगाया तो उसको क्या वो काम सारे वापस से करवाऊंगा या इसके आगे से, इसके आगे से। तो इसके आगे क्या रह गया था, बैंक रिकंसिलिएशन पे काम करना, क्योंकि कंफर्मेशन जा चुकी थी, कंफर्मेशन के रिस्पॉन्स आ चुके थे, हमारे उसके बैलेंस में फर्क था। हमारे उसके बैलेंस में जो फर्क है वो कैसे पता लगेगा, रिकंसाइलिंग आइटम से। कौन कौन से रिकंसाइलिंग, ये कौन बताएगा, क्लाइंट। क्लाइंट देगा आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आपको वेरीफाई करना होगा कि क्या वो रिकंसाइलिंग आइटम सब्सिक्वेंटली क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो अगेन लॉजिकल सोचो, क्या मुझे वो काम वापस से करने की नीड है या उसके आगे से। तो वो यही कह रहा है कि भाई बैंक रिकॉर्ड पे काम करो। अब किसी कोई बच्चा तुम्हारे पास आए, सही है, तुम चलो अज्यूम करो तुम सीनियर बन गए फर्म में, सही है जी, डायरेक्ट मैनेजर इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि सीखोगे फिर एम बन के सुपरवाइजर बन के ऊपर जाओगे। मैं कहा तुम सीनियर बन गया, बच्चा तुम्हारे पास आया, तुम बच्चे को कह रहे हो, खुद कह रहे हो कि भाई कंफर्मेशन जा चुकी है, बैंक अकाउंट्स हमें पता है, पर हमारे बैलेंस में और बैंक के बैलेंस में फ़र्क आ रहा है। तो जाओ क्लाइंट से बैंक रिकंसिलिएशन लो, उस पर काम करो। तो बच्चे के वापस से वो काम करेगा जो पहले हो चुके हैं, से बैंक रिकॉर्ड करके दे देगा। पहले वाला करने की नीड, क्योंकि वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आपको सिर्फ अपने सीनियर को ये बताना है या उस जूनियर को आपको ये बताना है कि भाई ये रिकंसाइलिंग आइटम मैं वेरीफाई कर चुका हूँ या वेरीफाई नहीं हुए। नहीं हुए तो मैं बोलता हूँ बेटा एंट्री रिवर्स करो, मेरी नज़र में ये कोई पेमेंट नहीं है। पहले बताओ ऑनलाइन वालों और तुम सब ये बात समझ आई कि इसके आगे से काम करना है, क्योंकि वो तो प्रोसेस हो चुका है, इसके आगे की कहानी है। अच्छा भाई, तो रोशनी कहती हैं कि चेक बैलेंस अपीयरिंग इन एफएस मैच विद बैंक स्टेटमेंट, चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी, गलत, वेरी डायरेक्ट रोशनी। हसी ऑप्टेन लिस्ट ऑफ बैंक अकाउंट्स, गलत। तो पहले एक बात बता दो, ये सवाल कराने का जानबूझ के एक मकसद था, यू आर नॉट गोइंग डायरेक्शनल, वी आर नॉट टेक्निकली गोइंग डायरेक्शनल। इस बात को समझो। हमने क्या किया,
सलंग हमने बोला कैश एंड बैंक के प्रोसीजर पूरे लिख दो। अब आप सबको कसम है खुदा की, बताओ कौन कौन ऐसा है जिसने सारे प्रोसीजर लिखे हैं कैश एंड बैंक वाले? कोई भी ऐसा नहीं है। तू था, लिख दिए सारे। ओके, आप बताएं ऑनलाइन वालों। तो देखो, दिस इज व्हाट वी कॉल ड्राफ्टिंग। सीखना है, समझना है। मैं अगेन अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, मैं आपको प्रोसीजर करा के घर भेज देता, आप बोलते समझ तो आ गया, पर ऑडिट का पेपर समझने से पास नहीं होता, सिर्फ लिखने से पास होता। तुम देखो एफर्ट्स है ना इसके पीछे किया, तुम्हें पहले सिखा दिया, बता दिया। नॉट ऑल, फ्यू प्रोसीजर्स ओनली। सही है जी। तो खैर सोच के लिखना है। खैर इतनी डिस्कशन के बाद आपको ये समझ आ गया, क्लियर हो गया कि हमें करना क्या था। अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन के ऊपर। आ जाएं जी। इसका सोल्यूशन यहाँ ले आते हैं। हाँ जी, विजिबल है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? कंपेयर लेजर बैलेंस विद बैंक स्टेटमेंट एंड डिफरेंस। आ गया? डिफरेंस आ गया ना, कि आपके लेजर का बैलेंस किससे कंपेयर होगा, तो दोनों में क्या आ जाएगा? डिफरेंस। उसके लिए मुझे क्या ऑब्टेन करने पड़ेगी? बैंक रिकंसिल। देखो, चेक टोटल ऑफ रिकंसाइलिंग आइटम वेदर uncleared or unpresented check and ensure that the reconciliation have been made properly and it is matched with the ledger। यानी जब हमने बैंक बैलेंस से शुरू किया तो प्लस माइनस करके क्या लेजर बैलेंस पे पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। इसके बाद obtain subsequent bank statement and ensure that the unpresented checks have been presented and uncleared check have been cleared। For uncleared and unpresented check perform, जो मैंने आपको कहा कि भाई इनवॉइस टेस्टिंग परफॉर्म कर लो, क्या कर सकते हो। ये तो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर है। ऑनलाइन वालों पहले बताओ क्लियर है। पर इसमें एक चीज़ नहीं लिखी हुई मैंने कि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, आप बैंक स्टेटमेंट से मैच करेंगे और लेजर का बैलेंस कैश बुक से मैच करेंगे, तो वो उसमें एक एडिशन आ जाएगा। ऑनलाइन वालों क्लियर है जानी? जल्दी बताओ सर। पहले बैंक, हाँ बिल्कुल वही जैन मैंने कहा ना कि वो यहाँ नहीं लिखा हुआ, वो यहाँ नहीं लिखा हुआ। सही है, वो मैंने बता दिया ना आपको। पॉइंट 3 बताऊं, और बैंक चार्जेस वाली बात भी आ सकती है ना। देखो, बैंक चार्जेस वाली बात नहीं आएगी यानी बैंक चार्जेस अगर ऐसे कोई होंगे जो बैंक ने डिडक्ट कर लिया और आपने नहीं किया, तो आपने उसकी एंट्री मारनी होती है। वो कभी रिकंसाइलिंग आइटम नहीं होता। ये तो आपने यार मेरे ख्याल से PRC में पढ़ा होगा। भाई मुझे बताओ, बैंक ने आपके चार्जेस काट लिया, आपको पता नहीं था, तो क्या ये रिकंसाइलिंग आइटम है या आपका एरर है? एरर है ना मेरा, मैंने एंट्री नहीं बनाई। तो जब मैं एंट्री बनाऊंगा तो वो डिफरेंस तो खत्म हो जाएगा। तो क्या वो रिकंसाइलिंग आइटम है या अकाउंटिंग एरर था? वो तो मैं सही कर लूंगा जब मुझे पता लगेगा। ये तो आप लोगों ने किया हुआ है यार, बैंक रिकंसिलिएशन में जब आपको पता लगता है कि उसने बैंक चार्जेस काटे हुए हैं और आपके अकाउंट में कैश बुक में ज़्यादा आ रहा होगा, उसके पास कम आ रहा होगा, तो आप उसकी एंट्री मारते हैं ना उसको करेक्ट करने के लिए, तो वो डिफरेंस क्या हो जाता है? 0। अनक्लियर्ड और अनप्रेजेंटेड की कहानी होती है। अच्छा, मुस्तफ़ा कह रहे हैं खुल के बताएं सर सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट। कैसे खुलूं भाई, कैसी बातें कर रहा है। इधर बात समझो भाई, सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट क्या होती है? ईयर एंड के बाद वाली। और आपको पैसे कब क्लियर होते हुए देखेंगे? ईयर एंड के बाद। तो मैं बैंक स्टेटमेंट करंट मंथ की लूं या ईयर एंड के बाद वाली? भाई क्योंकि आप जब कह रहे हैं कि मैंने चेक इशू कर दिया तो आपने एंट्री बना दी पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट, पर वो बैंक से नहीं गए क्योंकि उसने चेक अभी तक प्रेजेंट या उसके अकाउंट में अभी जाके क्रेडिट नहीं हुआ, तो मेरे पास डेबिट नहीं हुआ। तो ये कब होगा? आज या अगले महीने? तो ये रिफ्लेक्ट किस महीने में हो रहा होगा? अगले महीने। तो बैंक स्टेटमेंट भी ये चाहिए होगी या अगले महीने की? अगले महीने की। क्लियर है जानी मुस्तफ़ा? तो ये बात वैलिडेट हो जाएगी कि हमने जो अपना बैंक बैलेंस कम किया था और लायबिलिटी कम की थी वो सही की हुई थी। खाली क्लियर कब हुई है? बाद में। पर एक चीज याद रखना, उस पर जो पोस्टिंग डेट आ रही होगी ना, वो ईयर एंड से पहले की होगी। नहीं, ये बात समझो इस बात को, सुनो। ये भी मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। लोग क्या करते हैं, अपनी लायबिलिटीज को अंडर स्टेट कर देते हैं, चेक काट के रख दिया साइड में। बात समझना, ये चीज़ पकड़ी भी है मैंने। सुनना, एक XYZ मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट था, मैंने देखा यार लायबिलिटीज इतनी कम कैसे हो गई लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर के मुकाबले में लायबिलिटीज क्या हो गई थी? ये मैंने रिस्क असेसमेंट में पकड़ा था। मैंने बच्चे से पूछा लायबिलिटी कैसे कम हो गई? बोला सर पे कर दिया होगा। मैंने कहा कैसी बेवकूफ़ वाली बात करता है, मुझे भी पता है पे करा होगा तभी हुई होगी। पर इतना पैसा पे करने की इस्तात कहाँ से आ गई? बंदा अपने कैश फ्लो मैनेज करके चलता है कि यहाँ से आएंगे तो यहाँ पैसे दूंगा। हम नॉर्मल लाइफ में कर रहे होते हैं यार कि यहाँ से पैसे आएंगे, यहाँ टिका दूंगा, ये खरीद लूंगा, ये कर लूंगा। तो खैर मैंने बोला कि भाई एक काम करो,
तुम इसकी बैंक रिकन्सिलिएशन पकड़ो और देखो ऐसे कितने आइटम्स हैं जो बहुत पुराने अनरिकनसाइल्ड हैं। तो जब मैंने बात समझिएगा, एक जो गधा मजदूरी वाला बच्चा होता है ना, वो सिर्फ लपेट के आ जाता है कि जो किताब में बात लिखी वो करके आ जाओ, ऑडिट हो गया। नहीं, आपने प्रोफेशनली स्केप्टिकल होकर चलना है। क्या होकर चलना है? प्रोफेशनली स्केप्टिकल होकर चलना है। मतलब आपने टेक्निकली सोचना है कि चल क्या रहा है बिजनेस के अंदर, क्या हुआ क्या। उसने मुझे कहा सर देखिए मैंने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ली और मैंने सब्सिक्वेंट वेरीफाई कर लिया। मैंने कहा मुझे बात बताओ, 210 आइटम आ रहे थे सब्सिक्वेंट क्लियरेंस के, कितने? 210 रिकंसाइलिंग आइटम थे अनप्रेजेंटेड के। किसके? यानी अब तक प्रेजेंट नहीं हुए। मैंने कहा तूने इस पे सैंपल लगाया? उसने बोला हाँ। मैंने कहा कितने का सैंपल निकला? उसने कहा सर 26 का सैंपल निकला। अभी सैंपलिंग सिखाऊंगा ना कि सेलेक्ट कैसे करते हैं आइटम, वो अलग गेम है, वो सिखाऊंगा अभी, वो अभी हमने किया नहीं है। उसने कहा कि सैंपलिंग सर मैंने की 26 आइटम आए। मैंने कहा उस 26 में से कितने क्लियर होते हुए दिख गए तुम्हें? उसने बोला 10। उसने बोला 10। मैंने कहा बाकी? बोला सर अब तक 1 महीने में तो क्लियर नहीं हुए। मैंने कहा सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट उठाओ, 1 और महीने की लो आ गए, 6 और क्लियर हो रहे थे, कितने बच गए? 10 बच गए। और वापस सुनना, कहानी समझना, 10 और बच गए। मैंने कहा भाई ये क्लियर क्यों नहीं हो रहे? मैंने बोला इसकी एजिंग लो। अब तुम दिमाग देखो कहाँ चला है, एजिंग लो। मैंने कहा बोला सर एजिंग तो इन्वेंट्री की लेते हैं, रिसीवेबल की लेते हैं। मैंने कहा नहीं। अब आपने फ्रॉड का चैप्टर पढ़ा है सबने? ऑनलाइन मतलब जल्दी बताओ, फ्रॉड का चैप्टर पढ़ा है? हाँ या नहीं में जवाब दो जल्दी। मैं आप तुम्हें लिंक करके बताता हूँ ऑडिट होता कैसे है, जल्दी से बताओ जानी। अभी नशा कराता हूँ तुम्हें ऑडिट का, सुनो। आपको नहीं लगता कि जब फ्रॉड रिस्क फैक्टर आता है आपके पास तो आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? ओवरऑल क्या था वो बताओ जल्दी से, सोचो। मैंने ओवरऑल की हिंट दे दी आपको। ओवरऑल रिस्पॉन्सेस टू असेस रिस्क होता है फिर। यानी जब आपको फ्रॉड मिल जाता है ना, तो आप जब ऑडिट कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं ओवरऑल रिस्पॉन्सेस टू असेस रिस्क, क्योंकि आपका रिस्क एफएस लेवल का हो जाता है जब आपको फ्रॉड मिलता है। तो फ्रॉड के लिए रिस्पॉन्सेस पता है क्या है? आप एक्सपीरियंस टीम लगाते हो, आप अपने ऑडिट प्रोसीजर में नहीं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं, गलत यार, अभी भी गलत डायरेक्शन में गए। तो फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने के तरीके, मैं बोल रहा हूँ फ्रॉड रिस्क फैक्टर मिल गया तो अब क्या करते हो? तो उसमें होता है ओवरऑल रिस्पॉन्सेस टू असेस रिस्क। ये मैंने बताया था, ओवरऑल रिस्पॉन्सेस टू असेस रिस्क का मतलब यह है कि आप एक्सपीरियंस टीम लाते हैं, अपनी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को हाई करते हैं और अपने नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इनकॉर्पोरेट करते हैं जो आज तक नहीं हुआ हो। ऐसा ऑडिट करो। पहले बताओ ये बात याद आई कि ऑडिट प्रोसीजर के अंदर उसकी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करो। मैंने क्या किया? मैंने भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट किया। मैंने बोला एजिंग लो, वो बोला सर हम तो एजिंग इन्वेंट्री और रिसीवेबल की लेते हैं। मैंने कहा नहीं, अब तुम ये मुझे देख के बताओ कि इसमें कितने अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं जो बहुत पुराने हैं। भाई कभी तो इशू हुआ होगा ना, उसका लॉग बनता होगा, ऐसे कैसे इसने पेमेंट किया, एंट्री बनाई होगी ना। उसने बोला मैं कैसे पकड़ूं? क्लाइंट ने मुझे बोला, फाइनेंस मैनेजर मुझे कह रहा भाई मैंने तो चेक बनाया होगा तो मैं कैसे पकड़ूं कि कब की एंट्री है। मैंने कहा बहुत आसान है, आपने लेजर में जिस दिन एंट्री मारी होगी ना, 210 आइटम है ना, कितनी देर लगेगी? 1 दिन लगाओ, एक एक करके सेलेक्ट करो। बोला मुझे कैसे पता कब कौन सा? मैंने कहा आपके चेक के साइड में फोलियो आ रहा होता है, तुम लोग चसी हो वहां पे लिखते हो, ऐसा होता है ना, फोलियो पे लिखते हैं ना। मैंने बताया भी था लेक्चर में, साइड में फोलियो आता है, उसके ऊपर लिखते हैं कि इसको पेमेंट की, इसको पेमेंट की, साइड में रिकॉर्ड मेंटेनेंस हो रही होती है। मैंने कहा सारे चेक्स को वेरीफाई कर दो, जिसकी पेमेंट नहीं हुई उसकी डेट मुझे अलग करके दे दो। अच्छा, उसमें निकले 6-6, 7-7 महीने पुराने चेक्स। अगर मैं 6-7 महीने पुराने के चेक जाऊँ ना तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेल चेक। उसको हम क्या कहते हैं? वो तो पे होगा ही नहीं। अब नहीं आई बात समझ? नहीं आई या आ गई? भाई आपने चेक काट के दे दिया, लायबिलिटी कम हो गई, बैंक आपने कम किया हुआ है। अच्छा, बैंक आपने अपने पास कम किया हुआ है, बाखुदा एक्चुअल में तो वही नहीं है। ये मैं आपको सोचने का तरीका सिखा रहा हूं। आप पहले सब बताओ, यहां साथ हो गए, कनेक्ट हो गए। मैं कह रहा हूं मैंने पकड़ी कैसे ये चीज, मुझे शक हुआ कि भाई ये इतने सारे कैसे अनक्लियर आ रहे हैं या अनप्रेजेंटेड आ रहे हैं। सॉरी, अनक्लियर कह रहा हूं, अनप्रेजेंटेड इतने सारे आ ही नहीं सकते। मैंने कहा मैं जानता हूं इस क्लाइंट की नेचर, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग थी ना एंटिटी और उसके एनवायरमेंट की, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग थी। ये ऑडिटर को खाना नहीं देते, 80 पैसे जल्दी सेटल करेंगे, तो क्या समझने की बात थी। मैंने बोला यार क्या मतलब, क्योंकि बच्चे हमारे होते हैं कि सर बात करें इनसे, इनको बोले हमें लंच दिया करें, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं वो आपको चांद तक ले जाते हैं कि भाई खाओ पियो, KFC, पिज़्ज़ा हट, जो भी मंगवाना है खाओ। भाई इसको मोटिवेशन रख के नहीं जाना, पता है तुम्हें बोले यार तुझे को खाना खिलाता हूँ, तू ये नहीं करी हो, ऐसा नहीं होता। खैर,
मुझे एक शक हुआ, अब पता है हुआ क्या, उसमें निकले स्टेल चेक। मैंने कहा बेटा इसको सम करो, स्टेल चेक कितने हैं, तो वो कुल मिला के कोई 22 मिलियन की अमाउंट निकली, 22 मिलियन की। अच्छा 22 मिलियन से टेक्निकली लाइबिलिटी क्या थी, अंडर स्टेटेड थी, और असल में बैंक से पेमेंट ही नहीं हो रही थी। तो उसने क्या किया था, टोपी ड्रामा करके चेक काट के रखे हुए थे। तो ये एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर मुझे पकड़ में आया था। अच्छा फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या होता है, जब आपको ऐसी कोई हरकत पता लग जाए, तो वो कहता है ना बी अवेयर बी स्केप्टिकल, पता लग गया तो लग गया, क्योंकि फ्रॉड पकड़ने की जिम्मेदारी तो नहीं है मेरी। अगर ऑडिट के दौरान पता लग गया तो मैं फोकस कर लेता हूँ, खत्म हो गई बात। खैर मैंने अपने पार्टनर को बताया कि सर देखें ये हुआ है। तो उन्होंने बोला कि मुझे हाउ डू यू नो, मैंने कहा सर चेक पकड़े गए। मैंने कहा सर खैर मैं फॉरेंसिक ऑडिट तो नहीं कर रहा, बट मेरा दिमाग ही ऐसा है, पता नहीं मतलब शक है इसमें, मैं यकीन ही नहीं कर रहा होता। मतलब क्लाइंट मुझे आज भी एक चीज़ कर रहा था, वो भी मुझे बोल रहा भाई तू खुदा के वास्ते जाने दे एक चीज़। पर मैंने कहा जब तक मैं 100% श्योर नहीं हूँगा तब तक मैं पार्टनर के पास, क्योंकि उसकी मेरे पार्टनर पे मेरी रिलायंस है। वो बोलता है ये एक बाउंड्री है, आकाश से गुजर गया तो मतलब गुजर गया, तो वो उसकी रिलायंस है ना, तो मैं उसके पास ऐसे कैसे ले जाऊँ जिस पे मेरे पे रिलायंस करता है, तो मैं क्यों ले जाऊँ उसके पास गलत चीज़। खैर अब समझने की बात यह है कि अब जब मैंने ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली तो क्लाइंट को मैंने कहा कि बेटा इसको सही करो। तो क्लाइंट ने पता है क्या किया, क्लाइंट ने बोला हाँ यार सही कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। हम उसने किया ये सिंपल कि भाई टेक्निकली जो लायबिलिटी कम की हुई थी वापस से क्रिएट की और बैंक को डेबिट कर दिया। तो उस अमाउंट से जो रिकनसाइलिंग आइटम थे सारे हट गए और जो जेन्युइन आइटम थे वो बच गए। पहले तो बात समझ आई। तो यानी सर इस तरीके से, अब देखो ये कहने को इतना फजूल बताया जाता है बच्चों को, ये वेरीफाई कर लेना, इसकी इंपॉर्टेंस तो बताओ कि क्या है। बात समझ आई। तो आप, मैंने इस पूरे केस के अंदर रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज था। मैं एग्जामिनर उस पर सवाल बना दूं, हाउ प्लीज डिफाइन हाउ इट विल क्रिएट अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी। तुम बिदक जाओगे, बोलोगे ये कहां से रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट आ गया। तो उसमें फैक्टर है ना लिखने का कि हो सकता है चेक काट के रख लिया और इशू ना की हो। तो दिस इज द रिस्क फैक्टर, ये समझने की बात है। अब देखो आप मुझे बताओ, एक नॉर्मल बंदा बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई करके सब्सिक्वेंट क्लियरेंस देख लेगा, पर उसका रिस्क पता है अंडर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी है। बात क्लियर है? हाँ जी ऑनलाइन में लोग क्लियर है, जल्दी बताओ। और इसको हम दोज चार्ज विद गवर्नेंस को भी कम्युनिकेट करेंगे कि भाई ये फ्रॉड हुआ है, क्योंकि फ्रॉड इज अ मैटर दैट हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू दोज चार्ज विद। आप अपनी रिपोर्ट पे इंपैक्ट क्यों नहीं लेकर आए? सही कर लिया, पर हाँ अब मैं हर जगह पे अवेयर रहूँगा, मोहतात रहूँगा कि ऐसा नहीं है कि कोई घपला हो, क्योंकि आपको एक जगह हिंट मिल गई तो मतलब बाकी जगह भी हो सकती है। बात क्लियर है? तो क्या दिस इज ऑल अबाउट ऑडिट। पहले बताओ गेम समझ आई? एक और सवाल करें। अब एक ऐसा सवाल कराता हूँ, अच्छा आपने रेवेन्यू के प्रोसीजर्स भी ले लिए ना? हाँ अब देखो एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर मतलब जो ये बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई करने से क्या वैल्यूएशन वेरीफाई हो जाती है? यस, मैंने शुरू में ही बताया था कि क्या वेरीफाई होती है, वैल्यूएशन। पर अगेन अगर आपको पीछे का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता हो या कहानी नहीं पता हो तो आप नहीं कर सकते ऑडिट। लॉजिकल सी बात है। क्लियर है जानी? आगे चलें बच्चों, जल्दी बताओ। हाँ जी अच्छा उस्मान कह रहे हैं सर हम कंफर्मेशन भेजते हैं बैंक्स को बैलेंस वेरीफाई करने के लिए, अगर बैंक स्टेटमेंट से बैलेंस वेरीफाई करने के ठीक नहीं है ना, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि बैंक स्टेटमेंट कैन बी मैन्युपुलेटेड, वो पीडीएफ में निकलती है। डायरेक्ट कंफर्मेशन रिस्पॉन्स क्या होता है? रिलायबल होता है। ऐसा ही है।